हेलो स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे एरर्स इन मेजरमेंट। तो आपने देखा था कि जब भी हम कोई फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं उस मेजरमेंट के अंदर उस ऑब्जर्वेशन लेते टाइम में हमसे कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। मीन्स जो हम वैल्यू मेजर करते हैं वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा डिफर होता है, थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होता है। और इस वजह से क्या होता है कि अपन ने क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया और जब अपन उसके बिहाव पर दूसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके अंदर भी क्या हो जाती है, एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है। बोले तो एक क्वांटिटी को मेजर करने पर जो एरर इंट्रोड्यूस हुई वो एरर अदर क्वांटिटीज में भी क्या हो जाती है, प्रोपोगेट हो जाती है। मतलब समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल ये सर्कल है, ठीक है ना। मेरे से बोला गया सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करो, तो मैंने सर्कल की रेडियस फाइंड आउट कर ली 2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर जो भी आ रही थी। लेकिन एक्चुअल में जो मैंने मेजर किया वो मेजर्ड वैल्यू इसकी जो एक्चुअल रेडियस है उससे थोड़ा सा डिफर होगा, थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा हो सकता है। अब मैंने मेजर तो किया रेडियस, अब इस रेडियस से मैं इस सर्कल का क्या फाइंड आउट करना चाहता हूं, एरिया। तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। और पता लगा जो मैंने रेडियस फाइंड आउट किया था ये एक्चुअल जो रेडियस थी उससे थोड़ा सा डिफर था। अब जब ये आर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से अलग है तो एरिया भी जो मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा वो एक्चुअल एरिया से थोड़ा सा क्या आएगा, अलग आएगा। मीन्स एक क्वांटिटी को मेजर किया उसके अंदर जो एरर आई वो एरर इस के अंदर भी क्या हो गई, इंट्रोड्यूस हो गई। बोले तो इसकी एरर इसके अंदर क्या हो गई, प्रोपोगेट हो गई। अपन ने कोई रेक्टेंगल लिया, इसकी लेंथ फाइंड आउट की, इसकी ब्रेथ फाइंड आउट की। अब अपन ने बोला है कि जब भी अपन कोई मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है, चाहे आपकी केयरलेसनेस की वजह से हो, चाहे इंस्ट्रूमेंट की वजह से, चाहे कोई और भी वजह से हो। अब पता लगा, लेट अस सपोज ये आपने मेजर किया 10 सेंटीमीटर आया, लेकिन एक्चुअल जो लेंथ थी वो 10.01 सेंटीमीटर थी। ये तो मैं ऐसे बोल रहा हूं, अपन को एक्चुअल तो पता होता ही नहीं। एक्चुअली पता होता तो फिर एरर ही कहां थी, टेंशन ही कहां थी, मेजर करने की जरूरत ही कहां थी। ये ब्रेथ मेजर की, ये अपन क्या है 5.0 सेंटीमीटर है ना, लेकिन जो ये एक्चुअल थी वो थी 4.99 सेंटीमीटर। अब अपन ने क्या करा, इसका एरिया फाइंड आउट किया, तो एरिया क्या होगा, L मल्टीप्लाई बाय बी, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बी। अब अपन L क्या लेंगे, अपन तो L वही लेंगे जो आपने मेजर किया है, B क्या लेंगे, वही लेंगे जो आपने मेजर किया है। तो इसके अंदर एरर था, इसके अंदर एरर था, तो एरिया भी आपका एक्चुअल एरिया नहीं आएगा, उसके अंदर भी क्या होगी, एरर्स इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो हम जब कुछ फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करके उनके बिहाव पर कुछ अदर क्वांटिटीज फाइंड आउट करते हैं तो इनकी एरर इनके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाती है। बोले तो ये एरर इनके अंदर प्रोपोगेट होगी। एक वायर था, इसका रेजिस्टेंस आपने मेजर किया, अगेन जो आपने मेजर किया होगा वो एक्यूरेट वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू नहीं होगा, थोड़ा सा डिफर होगा। ये दूसरा रेजिस्टेंस था, इसका भी आपने वायर था, इसका रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट किया, अगेन आपने जो इसकी वैल्यू मेजर की वो एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा डिफर होगी। और जब हम इन दोनों वायर्स को, इन दोनों रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा देते हैं और आपसे बोला जाता है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अपन बचपन में पढ़कर आए, 10th में पढ़कर आए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R1 प्लस R2। लेकिन पता लगा ये R1 एक्चुअल से अलग था, R2 भी एक्चुअल से अलग था, तो ये RB एक्चुअल से थोड़ा सा अलग आएगा। मींस इन दोनों की एरर इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुई। यूं समझिए R1 की एक्चुअल वैल्यू 5 ओम थी, लेकिन अपन ने पढ़ा था 5.1। R2 एक्चुअल में 10 ओम था, अपन ने पढ़ा 10.2 ओम, ठीक है। तो R इक्वल टू क्या होगा, अपन ने तो मेजर किया 5.1 और 10.2, क्योंकि अपन ने जो फाइंड आउट किया अपन तो वही वैल्यू मानेंगे। तो ये क्या होगा 5.1 प्लस 10.2,
तो ये कितना है 15.3, लेकिन एक्चुअली R1 कितना था 5, R2 कितना था 10, तो एक्चुअल R तो आना कितना चाहिए था 15, लेकिन अपने पास कितना है 15.3। इसका मतलब इन दोनों की जो एरर्स थी वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि आपने जो R निकाला वो एक्चुअल से थोड़ा सा डिफर है। तो आज अपन बात करते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर, कि जब अपन कुछ फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर कर उनके बिहाफ पर आप जब अदर क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं, तो उन जो क्वांटिटीज को आपने मेजर किया है उनके अंदर जो एरर्स थी वो जिस क्वांटिटी को आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसके अंदर किस तरह से प्रोपोगेट होगी। मींस इनके अंदर एरर है तो अपन इसकी एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अपन आप देखेंगे, ठीक है। तो आज डिस्कस करते हैं अपन प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपोगेशन ऑफ एरर। तो लेट अस सपोज दो फिजिकल क्वांटिटी ए बी, चलो तीन लेते हैं, एंड सी, ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है। आपने ए मेजर किया, उसके मेजरमेंट में कुछ एरर आया, एक्चुअल वैल्यू तो था 10, आपने मेजर किया 10.1। बी को मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर आया, सी को मेजर किया, उसमें भी कुछ एरर आया। अब आपने मेजर तो इनको किया था, लेकिन इनके बिहाफ पर अपन आप कोई दूसरी क्वांटिटी फाइंड आउट करते हैं। तो अपन देखते हैं कि अगर जिस क्वांटिटी को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं, इनके बिहाफ पर जिस क्वांटिटी को मैं फाइंड आउट कर रहा हूं वो इनका एडिशन या सबट्रैक्शन है। तो अपन बात करते हैं इफ इनके बिहाफ पर लेट अस सपोज मैंने जो क्वांटिटी फाइंड आउट की उसको नाम दिया मैंने z इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी। तो z इनका एडिशन और सबट्रैक्शन है। तो इस a के अंदर एरर है, b के अंदर भी एरर है, c के अंदर भी एरर है। तो z के अंदर एरर कितना आएगा, तो एरर इन z क्या होगा, एरर इन a प्लस एरर इन b प्लस एरर इन c। मीन्स अगर क्वांटिटी सबट्रैक्ट हो रही है तो एरर्स तो हमेशा एड होगी, क्योंकि इसकी एरर और इसकी एरर जो होगी मिलकर जो नेट एरर आएगी वो इन दोनों का क्या आएगी, सम आएगी। अभी अपन न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, इफ z इन दोनों क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन और इसका डिवीजन है। ये तो बात हुई थी एडिशन सबट्रैक्शन, अब मैं बात कर रहा हूं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो जब z इनका एडिशन या सबट्रैक्शन था तो मेरे पास डायरेक्ट z की एब्सोल्यूट मीन एरर है, इसको अपन एब्सोल्यूट मीन एरर बोलेंगे, वो इन तीनों की जो एब्सोल्यूट मीन एरर है उसका सम है। लेकिन जब ये z इनका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन है तो अपन को z के अंदर एरर फाइंड आउट करनी है। तो अपन z के अंदर एरर डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं करेंगे, पहले अपन z की क्या फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे। तो रिलेटिव एरर इन z क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर इन a upon actual value of A, mean absolute error in B upon actual value of B, plus mean error of C, mean absolute error of C upon its actual value। तो फिर गजब की बात क्या है कि जब मैं Z की रिलेटिव एरर फाइंड आउट कर रहा हूं, ये रिलेटिव एरर का फाइंड आउट करूंगा जब क्वांटिटीज मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में है। तो पता लगा A का रिलेटिव एरर प्लस बी का रिलेटिव एरर प्लस सी का रिलेटिव एरर। बच्चों को लगता है कि जब मल्टीप्लिकेशन है तब तो एडिशन होना चाहिए और जब डिवीजन है तब सबट्रैक्शन। आप अभी से समझ लीजिए कि जब मैं एक क्वांटिटी मेजर किया उसमें एरर आया, दूसरी क्वांटिटी मेजर किया उसके अंदर एरर आया, और उनकी किसी रिलेशन से, उनके चाहे एडिशन से चाहे सबट्रैक्शन से
चाहे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से अदर क्वांटिटी के अंदर एरर फाइंड आउट करूंगा तो इनकी एरर हमेशा ऐड होगी। एक की एरर दूसरे की एरर, एक क्वांटिटी मेजर किया उसके अंदर एरर आई, दूसरी क्वांटिटी मेजर किया उसके अंदर एरर आई। अब उनके बिहाफ पर जब भी मैं कोई थर्ड या फोर्थ क्वांटिटी फाइंड आउट करूंगा तो उसकी एरर फाइंड आउट करते टाइम पर हमेशा इनकी एरर्स क्या होगी, ऐड होगी। बोले तो एरर्स हमेशा ऐड होती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती है। तो चाहे मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे डिवीजन में हो। बहुत सी बार क्या होता है कि आपको दे दिया जाएगा z इक्वल टू a पावर n, b पावर n, c पावर r। ठीक, बोले तो इनकी पावर्स भी आपको दे दी। बोले तो a स्क्वायर b स्क्वायर c क्यूब ऊपर भी आ सकता है, ये भी नीचे आ सकता है। ठीक है ना। तो अब z के अंदर क्या होगा, तो रिलेटिव एरर ऑफ z किसके इक्वल होगा, ये जो पावर है ये पावर आगे आ जाएगा, रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस n रिलेटिव एरर ऑफ b प्लस रिलेटिव एरर ऑफ c, रिलेटिव एरर ऑफ c। ठीक है, तो पावर्स जो होगी वो इनकी रिलेटिव जो एरर्स होगी उनके मल्टीप्लिकेशन में आएगी, लेकिन डिवीजन है तो भी किस में आएगा भैया, प्लस में आएगा। ठीक है, अब आप चाहें तो इन रिलेटिव एरर्स को परसेंटेज में लिखना पसंद करें तो परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो अगर मैं z की परसेंटेज एरर देखना चाहूं तो परसेंटेज एरर देखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, del z अपॉन z मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। तो मैं इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, चलो इधर del z अपॉन z मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, del a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस del b अपॉन b मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस del c अपॉन c मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये क्या हो गया, परसेंटेज एरर इन z। तो परसेंटेज एरर इन z क्या होगा, परसेंटेज एरर इन a प्लस परसेंटेज एरर इन b प्लस परसेंटेज एरर इन c। अगर आप सिंपल a b c लिखते हो तो एक तरह से पता लग रहा है इनकी पावर कितनी है, 1 1। तो एक्चुअल में ये एक्चुअल फॉर्मूला ये, और ये इसका स्पेशल केस है व्हेन m n एंड r आर इक्वल 1। ठीक, सिमिलरली यहां परसेंटेज एरर देखते हैं तो परसेंटेज एरर इन z क्या होगा, m परसेंटेज एरर इन a प्लस पावर n परसेंटेज एरर इन b प्लस r परसेंटेज एरर इन c। शुरू में बाउंसर ही जाएगा, ये समझ में नहीं आता क्या भला है। एक्चुअल में एरर छोटा मोटा खेल भी नहीं है, इसके लिए बेसिकली एक्चुअल में आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। जब आप लेबोरेटरी में जाके एक्सपेरिमेंट करते हैं तब आपको पता लगता है कि ये एरर का मीनिंग क्या है। कि अपन जब किसी चीज को मेजर करते हैं तब एक बार मेजर करते हैं तब अलग आता है, दूसरी बार मेजर करते हैं तब अलग आता है। तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई हर बार रीडिंग थोड़ी अलग अलग आती है, इसका मतलब हर बार कुछ ना कुछ एरर उसके अंदर इंट्रोड्यूस होती है। तो थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, न्यूमेरिकल करेंगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, टाइम लगेगा इसको समझ में आने में। इसलिए घबराना मत कि यार एरर तो कुछ समझ में नहीं है। जैसे जैसे आप फिर आगे पढ़ते जाएंगे, स्कूल के अंदर लेबोरेटरी में जाएंगे, तब आपको एरर्स के बारे में थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। अभी थ्योरेटिकली तो ये थोड़ा कम समझ में आता है। तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि अपन बात कर रहे थे प्रोपगेशन ऑफ एरर। कल तक तो अपन लास्ट क्लास में तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि जब अपन एक फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया तो उसके अंदर कितना एरर इंट्रोड्यूस हुआ, उसकी अपन एक्चुअल वैल्यू क्या लेंगे। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि अपन ने एक को मेजर कर लिया, दूसरे को मेजर कर लिया, तीसरे को मेजर कर लिया, और उनके बिहाफ पर अपन कोई थर्ड क्वांटिटी, फोर्थ क्वांटिटी फाइंड आउट करें। कौन कौन माना, मैंने आपको बोला ये सर्कल है, मैंने सर्कल का एरिया फाइंड आउट नहीं किया, मैंने रेडियस मेजर की, मैंने एरिया मेजर नहीं किया, मैंने रेडियस मेजर की, और रेडियस मेजर कर एरिया फाइंड आउट करने की कोशिश की। मींस डायरेक्टली मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से एरिया मेजर नहीं किया, इंस्ट्रूमेंट से तो मैंने क्या मेजर किया, रेडियस।
अब ये रेडियस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो इसके अंदर एरर है, और इसके अंदर एरर है, तो जब इस फॉर्मूले से ये एरिया फाइंड आउट करूंगा तो ये थोड़ा सा डिफर है एक्चुअल से, तो ये भी एक्चुअल से डिफर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है कि नहीं होगा? जब मैंने बोला कि ये स्फीयर है, लेट अस सपोज ये स्फीयर की रेडियस है, अब मेरे को स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मैंने वॉल्यूम मेजर नहीं किया, मैंने मेजर किया रेडियस। अब मैं वो स्फीयर है, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो मेजर तो मैंने रेडियस किया था, अब आर की वैल्यू लिखूंगा तो आर की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से थोड़ी सी अलग होगी, तो वॉल्यूम भी एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा अलग आएगा। बोले तो जब आपने एक क्वांटिटी को मेजर किया, दो क्वांटिटी को मेजर किया और उनके बिहाफ पर आप अदर क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, उस अदर क्वांटिटी को मेजर नहीं कर रहे, उनके फॉर्मूले के थ्रू अदर क्वांटिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जिनको आपने मेजर किया था उनमें एरर थी, तो जब आप किसी फॉर्मूले के थ्रू आप अदर क्वांटिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर भी एरर आएगा। इसी चीज को बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। एरर प्रोपोगेट हो गई कि इनके अंदर एरर थी, इसके अंदर एरर थी, और इनके किसी फॉर्मूले से इनके मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन से करके जो अदर क्वांटिटी फाइंड आउट की तो उसके अंदर कितनी एरर आएगी। तो मैंने z मेजर नहीं किया, मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से z मेजर नहीं किया है, मैंने a मेजर किया है, b मेजर किया है, c मेजर किया है, ये कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, a मेजर किया, b मेजर किया, c मेजर किया है, तो मेजर तो मैंने इनको किया है। अब इस फॉर्मूले से मैं z फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो जब मैं इस फॉर्मूले से z फाइंड आउट करूंगा तो z के अंदर एरर कितना आएगा, एरर इन a प्लस एरर इन b प्लस एरर इन c। एरर्स हमेशा ऐड होती है। अब मैंने a मेजर किया, b मेजर किया, c मेजर किया, इनका मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, इसके थ्रू मेरे को क्या फाइंड आउट करना था, z मेजर नहीं किया, तो z के अंदर जो एरर आएगा वो क्या आएगा, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करेंगे पहले, del z अपॉन z, फॉर्मूला याद हो जाएगा अपने आप, रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b प्लस रिलेटिव एरर इन c, और परसेंटेज की बात करेंगे तो इसकी परसेंटेज एरर, इसकी परसेंटेज एरर प्लस इसकी, और अगर यहाँ पावर्स है तो ये पावर्स रिलेटिव एरर के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। हेलो स्टूडेंट, अब अपन एरर्स पर बस न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। मैंने आपको एक पीडीएफ शीट आपको व्हाट्सएप कर दी थी, तो और आपसे बोला था कि आप उन क्वेश्चंस को डिक्टेट कर लीजिए, तो आप अपना रजिस्टर्स बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बोर्ड पे नहीं राइट डाउन करूंगा, बोलूंगा तो आपको लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम स्टूडेंट मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें क्या होता है, एक स्टूडेंट सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि अपन एक थ्रेड लें, धागा लें, उसके एक एंड को नेल से, कील से दीवार पे लगा दिया और बांध दिया, और दूसरे एंड पर क्या कर दिया, एक सॉलिड बॉडी, छोटी सी सॉलिड बॉडी सस्पेंड कर दी। तो ये थ्रेड था, इसके एक एंड को अपन ने रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और दूसरे एंड पर एक छोटी सी बॉडी, बॉल टाइप की सॉलिड बॉडी इस पे हैंग कर दी। अब अपन इसको जब इधर से डिस्प्लेस करके छोड़ते हैं तो ये क्या होता है, वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर वापस आता है, तो ये इस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करता है, ऑसिलेशन करता है। तो जब ये इधर से गया, वापस आया, इधर गया, वापस आया, और जैसे वापस ये अपना मोशन रिपीट करेगा तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑसिलेशन। तो एक स्टूडेंट क्या करता है, सिंपल पेंडुलम में का जो ऑसिलेशन है, इसके टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। घबराने की जरूरत नहीं, आप सोचिए सर सिंपल पेंडुलम तो हमको समझ में नहीं आ रहा, ऑसिलेशन समझ में नहीं आ रहा, टाइम पीरियड समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पूरा एक चैप्टर है आपके, वहां पर अपन ढंग से पढ़ेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा हूं। तो वो स्टूडेंट क्या कर रहा है, इसका जो एक ऑसिलेशन है, इस ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, जिसको बोलते हैं टाइम पीरियड, उसको कैलकुलेट करना चाहता है। तो पता लगता है वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन लेता है, तो उसको पता लगता है
इसका टाइम पीरियड डिफरेंट डिफरेंट मिलता है। तो इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ सिंपल पेंडुलम अ स्टूडेंट मेड सेवरल ऑब्जर्वेशन फॉर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, जिसको टाइम पीरियड भी बोल सकते हैं। हिज रीडिंग्स टर्न्ड आउट टू बी, एक बार उसकी जो रीडिंग आई वो कितनी आई 2.63 सेकेंड। दूसरी बार जब उसने फिर इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो अब की बार जो टाइम पीरियड आया वो कितना है 2.56 सेकेंड। थर्ड बार फिर परफॉर्म किया तो कितना टाइम पीरियड आया 2.42 सेकेंड। फिर एक और बार परफॉर्म किया तो कितना टाइम पीरियड आया 2.71 सेकेंड। फिर एक और बार परफॉर्म किया तो कितना आया 2.80 सेकेंड। तो उसने इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए 5 बार ऑब्जर्वेशन किया। एक बार उसको ऑब्जर्वेशन ये मिला टाइम पीरियड का, एक बार ये मिला, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये। तो जैसा अपन बोलते हैं किसी भी क्वांटिटी को आपको मेजर करना है तो अपन मोर देन 1 टाइम्स मेजर करते हैं, क्योंकि हर बार मेजरमेंट करते टाइम पर उसमें कुछ ना कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो नो डाउट उसने इसी चीज को, इसी का ऑसिलेशन 5 बार मेजर किया, लेकिन हर बार उसको क्या मिला अलग अलग वैल्यू मिला। ठीक है, तो इसका मतलब हर रीडिंग के अंदर, हर ऑब्जर्वेशन के अंदर कुछ ना कुछ एरर होगी। एक्चुअल टाइम पीरियड अलग होगा, लेकिन उसने जो कैलकुलेट किया वो थोड़ा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा डिफर है। तो सबसे पहले अपन को फाइंड आउट करना है मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन या मोस्ट पॉसिबल वैल्यू, मोस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो अपन ने बोला था कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो मोर देन 1 टाइम मेजर करते हैं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो अगर उसकी एक्चुअल वैल्यू या मोस्ट पॉसिबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जितनी आपने ऑब्जर्वेशन ली उन सबका क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा मीन। तो आप जब ये वैल्यूज T1, T2, T3, T5 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 13.12 सेकेंड अपॉन 5। तो जब आप उसको 13.12 को जब T1, T2, T3, T4 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ऐड करेंगे इन सबको तो ये आएगा 13.12, और 13.12 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2.624 सेकेंड। तो जब आपने इसको इससे डिवाइड किया तो ये कितना है 2.624 सेकेंड। लेकिन गौर फरमाइएगा आपकी सारी ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यूज आ रही है उसमें डेसिमल के केवल कितने डिजिट्स आ रहे हैं, आगे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। डेसिमल के आगे केवल कितने डिजिट्स आ रहे हैं 2 डिजिट्स आ रहे हैं, लेकिन यहाँ डेसिमल के आगे कितने डिजिट आ रहे हैं 3 डिजिट आ रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे इस आगे के डिजिट को हटाएंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो 2 डिजिट में ये 2 है और ये 4 है, तो इसके आगे का डिजिट कितना है 4, बोले तो 5 से कम है, और 5 से कम होगा तो ये वाला इसके पहले वाला डिजिट एज इट इज ही रह जाएगा। तो मीन ऑसिलेशन कितना आएगा या एक्चुअल वैल्यू ऑफ मीन पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा 2.62, या मैं बोल सकता हूं मोस्ट पॉसिबल पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना आएगा 2.62 सेकेंड। सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड ऑप्शन में क्या बोलता है, ये आपको क्या फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग। तो हर रीडिंग के अंदर एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है एब्सोल्यूट एरर किसके इक्वल होगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस ऑब्जर्वेशन में नहीं यार TI लिखा है, आईफोन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मींस फर्स्ट है तो T1, सेकंड है तो T2, थर्ड है तो T3। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर एरर कितना आएगा 2.62 माइनस 2.631 तो कितना देगा 0.01 सेकेंड। ये ज्यादा है लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस। सेकंड ऑब्जर्वेशन में जो एरर आएगा वो कितना आएगा T एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.62, मेजर्ड वैल्यू कितना था 2.56, तो सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.06 सेकेंड। थर्ड ऑब्जर्वेशन में एरर कितनी आएगी,
इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे को साफ दिख रहा है 0.20 सेकंड। फोर्थ ऑब्जर्वेशन में एरर कितनी आएगी, t माइनस t4, t 2.62 माइनस 2.71, तो माइनस 0.09 आएगा, लेकिन मैं मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा प्लस। और फिफ्थ के अंदर कितनी आएगी 2.80 और ये कितना है 2.62, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0.18 सेकेंड। तो ये हर रीडिंग के अंदर आपकी क्या हो गई, एरर हो गई। अब थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसके थर्ड जो पॉइंट उसको सोल्व करता है वो क्या कहता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो जितनी भी एब्सोल्यूट एरर है उन सबका आप मीन फाइंड आउट कर लीजिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, सारी जो एब्सोल्यूट एरर है उसको ऐड कर देंगे और जितनी बार ऐड किया उसको डिवाइड करेंगे। तो डेल्टा t1 क्या है 0.1, डेल्टा t2 0.06, तो ये कितना हो जाएगा 0.07, डेल्टा 3 0.020, तो 0.07 प्लस 0.20 0.27, ये ऐड कर देंगे तो 0. कितना हो जाएगा 27 में ये 9 ऐड करेंगे तो 36, 0.36, 0.36 में 0.54 ऐड करेंगे तो 0. क्या हो जाएगा 54 सेकंड अपॉन 5। अब आप 0.54 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.108 सेकंड। 0.108 सेकंड आएगा, डिवाइड करके देख लेना आपका आ जाएगा। अगेन डेसिमल के बाद कितनी डिजिट आ रही है 3 डिजिट, मेरे को केवल कहां तक लेना है 2 डिजिट तक लेना है। तो 0 के आगे कितना है 8, बोले तो 5 से ज्यादा, तो इसकी वैल्यू अपन क्या कर देंगे 1 से इंक्रीज कर देंगे। राउंड ऑफ करना तो आता ही होगा, बचपन में पढ़ा था। तो ये आपकी क्या गई मीन एब्सोल्यूट एरर, ये आपकी क्या गई भाई मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शनल एरर। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्रैक्शनल एरर से मतलब क्या है, बेसिकली रिलेटिव एरर। फ्रैक्शनल एरर का मतलब क्या है भाई, रिलेटिव एरर है। तो रिलेटिव एरर क्या होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आया 0.11 और एब्सोल्यूट वैल्यू सॉरी एक्चुअल वैल्यू कितना है 2.62। जब आप इसको डिवाइड करेंगे, मेरे को तो याद है, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो यह आएगा 0.419 सेकेंड। कितना आएगा 0.4 इससे डिवाइड करेंगे तो 0.0419 सेकेंड आएगा। लेकिन मेरे को डेसिमल के कितने तक का डिजिट चाहिए, आप डिवाइड करना, छोटा मोटा डिवीजन ही है, अच्छा खासा टाइम लगेगा। तो ये आएगा 0.0419 सेकेंड। मेरे को डेसिमल के केवल कितने डिजिट तक चाहिए 2 डिजिट तक। तो इस 4 के आगे क्या है 1, मेरे को यहीं से राउंड ऑफ करना है, इससे आगे नहीं करना, मेरे को यहीं से राउंड ऑफ करना है। तो 4 के आगे कितना है 1, बोले तो लेस देन 5 है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा 0.04 सेकेंड। और नेक्स्ट मेरे को फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा 4%। तो इस तरह से अपन एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रब कर दो।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a physical quantity P is related to four measurable quantity A, B, C and D as follows। तो एक क्वांटिटी P है जो कि चार मेजरेबल क्वांटिटीज बोले तो जिनको अपन मेजर कर सकते हैं उन पर डिपेंड करती है। कैसे? P इक्वल टू ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी डी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी P है जो कि चार मेजरेबल क्वांटिटी A, B, C, D पर इस तरह से डिपेंड करती है। The percentage error of measurement in A, B, C and D are। तो जब आपने A, B, C और D को मेजर किया तो इनके अंदर जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 1%, 3%, 4% एंड 2% रेस्पेक्टिवली। बोले तो परसेंटेज एरर बोले तो एरर इन A अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 1%। B के अंदर जो परसेंटेज एरर इन B आया वो कितना आया? डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 3%। C का जो परसेंटेज एरर है तो एरर इन C अपॉन एक्चुअल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आया? 4%। और D का जो परसेंटेज एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 2%। तो A को मेजर किया, B को, C को, D को, इन सब के अंदर क्या आ रही है? एरर आ रही है। इनकी परसेंटेज एरर आपको गिवन है। अब आपको फाइंड आउट करना है परसेंटेज एरर इन P। तो इनकी जो एरर्स है उसकी वजह से P के अंदर भी एरर इंट्रोड्यूस होगा, क्योंकि अपन ने मेजर A, B, C, D को किया, P को मेजर नहीं किया। P अपन इनको मेजर करके फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, इस फॉर्मूले के थ्रू इस P को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो जो इनके अंदर एरर्स आएगी तो P के अंदर भी एरर आ जाएगा। तो एरर इन P क्या होगा? क्योंकि ये इन क्वांटिटीज का मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है तो अपन को सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर क्या होगा या रिलेटिव एरर क्या होगा? A पावर 3 है तो पता लगा पावर्स क्या हो जाती है? फ्रैक्शनल एरर के मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है। B का पावर कितना है? 2। तो C का पावर कितना है? अंडर रूट C है तो पावर कितनी है? 1/2। तो ये 1/2 डेल्टा C अपॉन C क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, परसेंटेज एरर हमेशा क्या होती है? ऐड होती है। प्लस D की पावर कितनी है? 1। तो डेल्टा D अपॉन D। तो ये इनकी फ्रैक्शनल एरर आया। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? डेल्टा P अपॉन P इक्वल टू 3 डेल्टा A 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा? 3 डेल्टा A अपॉन A मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा C अपॉन C मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस डेल्टा D अपॉन D मल्टीप्लाई बाय 100। ये क्या बना? परसेंटेज एरर इन P। ये क्या बना? परसेंटेज एरर इन A। ये क्या बना? परसेंटेज एरर इन B। ये क्या हुआ? परसेंटेज एरर इन C। और ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज एरर इन D। तो परसेंटेज एरर इन P क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एरर इन A कितना है? 1%। परसेंटेज एरर इन B कितना है भैया? 3%। परसेंटेज एरर इन C कितना है? 4%। एंड परसेंटेज एरर इन D कितना है? 2%। तो ये 3, ये 6, ये 2, 2, 4, 4, 10 कितना आ गया? 13%। तो इसको बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ एरर। इनको मेजर किया और इसके इस फॉर्मूलेस के थ्रू जब इसको कैलकुलेट किया तो इसके अंदर जो एरर आएगा वो कितना आएगा? 13%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सोल्व करते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, ये फॉर्मूला हमने देखा था z इक्वल टू a पावर m b पावर n c पावर r। तो डेल्टा z अपॉन z क्या था?
डेल्टा ए अपॉन ए प्लस एन डेल्टा बी अपॉन बी प्लस आर डेल्टा सी अपॉन सी। तो ये जो पावर्स होती है, ये पावर्स जो रिलेटिव एरर्स है उनके मल्टीप्लिकेशन में जाती है, और अगर ये नीचे भी है तो भी एरर क्या होगी, ऐड होगी। ऐसा दिमाग में मत बिठाना कि जब मल्टीप्लिकेशन में तो प्लस आएगा, डिवीजन में तो माइनस, नहीं, एरर हमेशा ऐड होती है। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज r%। ये स्फीयर है, इसकी जब रेडियस मेजर की गई तो इसके अंदर जो परसेंटेज एरर आया मेजरमेंट करते टाइम पर, परसेंटेज एरर इन रेडियस कितना, 1%। द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम विल बी। तो अब आपको फाइंड आउट करना है द एरर इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम विल बी। तो आपने क्या करा, रेडियस मेजर किया, और रेडियस मेजर करके आपने इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट किया। तो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम, मेजर्ड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम नहीं, कैलकुलेटेड, मेजर तो आर किया और इसको कैलकुलेट किया किस फॉर्मूले से, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो नो डाउट जब रेडियस के मेजरमेंट में कुछ एरर है तो इस फॉर्मूले के थ्रू जब वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उसमें भी कुछ एरर आएगा। तो एरर इन वॉल्यूम वी क्या होगा, एरर इन 4, या यो बोलना चाहिए क्योंकि ये 4/3 पाई आर क्यूब है। तो अपन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर ऑफ 4। अरे 4 तो प्योर नंबर है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं जिसको मेजर करेंगे। तो इसका जो एरर आएगा वो कितना आएगा, 0। 3b नंबर है, इसका भी एरर कितना आएगा, 0। पाई भी नंबर है, इसका एरर 0। बोले तो जो प्योर नंबर्स है उनके अंदर कोई भी एरर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि आप उनको मेजर थोड़ी करते हो, क्योंकि वो तो नंबर। तो ये 0 + 0 + 0 तो 0 हो गया, प्लस r पावर 3 है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी किसके, रिलेटिव एरर के। तो डेल्टा v अपॉन v इक्वल टू कितना हो गया, 3। 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 डेल्टा r अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज एरर इन ए कितना है, 1%। तो परसेंटेज एरर इन कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 3%। ठीक है, रिलेटिव एरर तब देखते हैं, प्रोपोगेशन में रिलेटिव एरर कब देखते हैं, जब क्वांटिटीज मल्टीप्लाई, डिवाइड या पावर्स हो। लेकिन अगर क्वांटिटीज केवल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही है तो अपन केवल क्या देखते हैं, एरर देखते हैं, फिर रिलेटिव एरर आपको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है भैया, क्या बोलता है, टू मेजर्ड रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 100 ± 3 ओम। ये एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस मेजर किया तो ये कितना आया, 100 ± 3 ओम। दूसरा वायर है, इसका रेजिस्टेंस मेजर किया तो ये कितना आया, 200 ± 4। तो सबसे पहले तो अपन इसका मीनिंग समझते हैं कि इसका मीनिंग है क्या। आज तक तो अपन ने सुना था रेजिस्टेंस इक्वल टू 100 ओम, 50 ओम, 30 ओम, ये प्लस माइनस क्या वाला होगी। तो जब भी किसी क्वांटिटी को आपने मेजर किया और उसके मेजरमेंट में प्लस माइनस ऐसे लिखा आ रहा है तो इसका मतलब ये वाली तो एक्चुअल वैल्यू है और ये उसके अंदर क्या है, एरर। मींस जब मैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो कितना था, 100 ओम, लेकिन जब मैं इसको मेजर करता हूं तो मैं इसकी वैल्यू 100 - 3 ओम से लेकर 100 + 3 ओम तक मेजर हो सकती है। मींस जब इसकी वैल्यू मेजर की गई
एक्सपेरिमेंटली तो इसकी वैल्यू 97 ओम से लेकर कहां तक आ सकती थी 103 ओम। कोई बच्चा इसको 98 मेजर कर सकता था, कोई 102, कोई 101। तो ये एक्चुअल वैल्यू है और ये एरर है। मींस मेजरमेंट करते टाइम पर, ऑब्जर्वेशन करते टाइम पर, प्रैक्टिकल करते टाइम पर आपको इसका रेजिस्टेंस 97 से 103 तक कोई सा भी ऑब्टेन हो सकता है। सिमिलरली ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है और ये इसकी एरर है। इसका एक्चुअल रेजिस्टेंस तो 200 ओम है, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकली इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं तो इसकी वैल्यू 200 माइनस 4 ओम से लेकर 200 प्लस 4 ओम बोले तो 196 से लेकर 204 ओम तक आ सकती है। अब आपको बोला गया कि to measure resistance R1 equal to 100 plus minus 3 ohm and R2 equal to 200 plus minus 4 ohm are connected in series. What is the equivalent resistance with the what are connected in series? अब इन दोनों रेजिस्टेंस को क्या कर दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया। तो आपको पता है कि जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा R1 प्लस R2। तो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी और इसकी एरर लिमिट क्या होगी, बोले तो इसकी रेंज कहां से कहां तक हो सकती है। तो गौर फरमाना, आपने मेजर किया था R1, आपने मेजर किया था R2, इनके मेजरमेंट में मिस्टेक हो सकती है। तो जब आप इस फॉर्मूले के थ्रू इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करोगे तो इसमें भी क्या आ सकती है, कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर मैं R1 और R2 की एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा तो मेरे को इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की भी एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू तो कितनी होगी, R1 की एक्चुअल वैल्यू कितनी है 100, R2 की 200, तो ये कितना हो गया 300 ओम। लेकिन ये तो एक्चुअल वैल्यू, लेकिन इनके अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इनके अंदर मेजरमेंट करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आती। जब आप मेजर करते हैं तो आपको इसका रेजिस्टेंस 100 ओम नहीं मिलता, 100 भी मिल सकता, 101 भी मिल सकता, 102 भी मिल सकता है, 98 भी मिल सकता है, 99 भी मिल सकता है। तो इसकी मैक्सिमम जो एरर है वो कितनी है 3, इसकी मैक्सिमम एरर कितनी है 4। तो R के अंदर जो एरर आएगी तो R इन दोनों का एडिशन है, तो R इन दोनों का एडिशन है तो एरर इन R क्या होगा, एरर इन R1 प्लस एरर इन R2, तो 3 प्लस 4 कितना हो गया 7। इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू 300 माइनस 7 ओम से लेकर 300 प्लस 7 ओम बोले तो 293 ओम से लेकर 307 ओम तक हो सकती है। तो इस तरह से जब आप कोई क्वांटिटी मेजर करते हैं, कहां गया फॉर्मूला, तो इनके मेजरमेंट में एरर होने की वजह से इनकी एरर, इनके थ्रू जो आप कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर भी एरर इंट्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, फिर कल आगे स्टडी करते हैं। थैंक यू।